इजराइल अभी भी उस खबर से जूझ रहा है जो रविवार रात आई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है। उस घटना पर ध्यान देने के बजाय मैंने ऐसे समझौतों के बारे में सोचना शुरू किया जो इजरायली हितों की रक्षा करें और जिन पर खुद इजरायली लोगों का नियंत्रण हो। आज मैं एक सुझाव दूंगी जो इजरायली कानून और राजनीति के टकराव से जुड़ा है। मैं एलान अजुलाई डायमंड, इजराइल लॉ एंड लिबर्टी फोरम की कार्यकारी निदेशक हूं और ये है बेसिक लॉ। अब युद्ध के धुंध में कई कहानियां खो रही हैं। उनमें से एक है न्यायमूर्ति मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों को लेकर चल रहा गतिरोध, जहां वे दोनों और कोर्ट के सदस्य न्यायिक चयन समिति में बैठते हैं। मंत्री ने जनवरी 2025 से समिति की बैठक नहीं बुलाई है, जिससे कानूनी व्यवस्था में कई पद खाली पड़े हैं जो वैसे भी अपने मामलों के बोझ तले दबी हुई है। देश भर में 900 से भी कम जजों की व्यवस्था में इस साल 80 से अधिक पद भरे जा सकते थे। लंबित मामलों की संख्या हर साल सैकड़ों हजारों में होती है। कानूनी कहानी कई सालों से चल रही है, लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। 2 हफ्ते पहले उच्च न्यायालय ने मंत्री को न्यायिक चयन समिति को जल्द से जल्द बुलाने का आदेश दिया, खासकर जिला अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जहां उनका कहना है कि कर्मचारियों की भारी कमी है। अदालत ने कहा कि लेविन का किसी भी नियुक्ति से पहले पूरी सहमति पर जोर देना न्यायिक नियुक्ति कानून का सीधा उल्लंघन है। एक बिंदु पे अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि लेविन ने खुद ही वो समय का दबाव बनाया था जिसे वो अब अस्थायी उपायों को अपनाने के लिए स्थायी न्यायिक नियुक्तियों के बजाय कारण के रूप में पेश कर रहे हैं। अब मैं मानती हूं कि इसी बिंदु पर किसी बड़ी प्रगति की संभावना टिकी हुई है, क्योंकि अदालत जिस समय के दबाव का हवाला दे रही है वो निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन ये हाल का नहीं है और अदालत ने खुद भी इस समस्या को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि अदालत के पास इसे हल करने का नेतृत्व दिखाने का मौका है, लेकिन ये जानने के लिए कि कैसे और क्यों, हमें समझना होगा कि दांव पर क्या है, दोनों पक्षों के प्रोत्साहन क्या है और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। न्यायिक चयन समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं, जिनमें से एक कोर्ट के अध्यक्ष हैं। 2 मंत्री होते हैं, जिनमें से एक न्याय मंत्री होते हैं। कैनेसेट के 2 सदस्य होते हैं, एक गठबंधन से और एक विपक्ष से। साथ ही वहां इजराइल बार एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि होते हैं। तो आम तौर पर एक दक्षिणपंथी सरकार के तहत क्या होता है कि गठबंधन की 3 सीटें 6 के एक ब्लॉक के खिलाफ होती हैं। 3 न्यायाधीश, 2 प्रतिनिधि और विपक्ष के एम के होते हैं। इस समिति को इस तरह से बनाया गया था कि कानूनी पेशेवरों का चयन मुख्य रूप से कानूनी पेशेवरों द्वारा ही किया जाए, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिले और न्यायपालिका राजनीतिक हितों के अधीन न रहे। आज सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति के लिए 9 में से 7 समिति सदस्यों का सुपर मेजॉरिटी समर्थन चाहिए। लेविन विपक्षी ब्लॉक के 4 सदस्यों के समर्थन के बिना किसी को अदालत में नहीं ला सकते, क्योंकि निचली अदालतों में 5 सदस्यों की साधारण बहुमत ही काफी है। वे जानते हैं कि वहां भी हारेंगे। अब जिला अदालतों के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बेंच के प्रमुख उत्तराधिकारी माने जाते हैं, इसलिए उनकी नियुक्तियां अहम हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल में सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठता है ये प्रधानमंत्री की कुर्सी जितना ही महत्वपूर्ण है। तो लेविन की मांग है व्यापक सहमति और व्यवहार में उनके कदम उठाने से पहले सर्वसम्मति। उनकी कानूनी स्थिति है कि समिति बुलाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। अदालत उन्हें कोई और आदेश नहीं दे सकती। कानून के स्पष्ट शब्द और इजराइल के कानूनी समुदाय का बड़ा हिस्सा इसका समर्थन करता है, परंतु अदालत सहमत नहीं है। जनवरी 2025 से पहले अदालत ने लेविन को मुख्य न्यायाधीश हायोत की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष चुनाव के लिए समिति 3 बार बुलाने का आदेश दिया। 16 महीने बाद अदालत ने समिति को बुलाने का आदेश दिया, जो कुछ लोगों के लिए अजीब और कुछ के लिए नवाचारी कदम था। उसी बैठक में गठबंधन के सदस्यों की अनुपस्थिति में न्यायमूर्ति यित्ज़हाक अमित को अदालत अध्यक्ष चुना गया। अब ये अदालत की वैधता के लिए तात्कालिक रूप से समझदारी भरा लेकिन अंततः नुकसानदेह कदम हो सकता है, क्योंकि आज तक न्याय मंत्री और कई दक्षिणपंथी इसे हाईजैकिंग मानते हैं। और क्योंकि इस कहानी में पहले से ही काफी मोड़ नहीं है, अदालत के अध्यक्ष के रूप में अमित उसी समिति में बैठते हैं जिसे अदालत ने अब लेविन को बुलाने का आदेश दिया है, ताकि उसके भविष्य के उत्तराधिकारियों का चयन किया जा सके। नेसेट ने इस साल न्यायिक चयन समिति में सुधार पास किया,
जिससे मसौदा तैयार करने वालों के अनुसार वहां कौन बैठा हो समझौता जरूरी होगा। ये अगली नेसेट में लागू होने वाला है। अगर लावन समिति की बैठक बुलाने में देरी कर सकते हैं तो उनके हिसाब से वो सिस्टम पर दबाव बना सकते हैं और चयन को बिना मजबूरी के मंजूरी देने से बच सकते हैं। अगली नेस्ट में नई संरचना गठबंधन में किसी के लिए भी अधिक अनुकूल परिणाम ला सकती है। फिर भी अदालत अगले हफ्ते उस सुधार पर चुनौतियों की सुनवाई कर रही है, इसका बचना अलग सवाल है। चलिए अदालत की ओर बढ़ते हैं। अदालत के पास रियायतें देने का सीमित प्रोत्साहन है। जज चुनाव नहीं लड़ते और जो लोग बेंच पर हैं वे इस न्याय मंत्रालय की कमान बदल जाने के बहुत बाद तक वहां रहेंगे। और याद रखें, यही जज तय करेंगे कि समिति में सुधार संभव है या नहीं। तो उनके पास समय है और चाहे वो उचित हो या नहीं, आखिरकार शक्ति उन्हीं के पास है। कोर्ट जानती है कि मौजूदा हालात में उसके अपने सदस्यों को भी बदला नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास भी 9 में से 7 वोट नहीं हैं। तो जबकि ये कोर्ट भी हर साल 10 या 11,000 मामलों के साथ साथ हजारों लंबित मामलों में डूबी हुई है, इसका ध्यान मुख्य रूप से उस समिति को बुलाने पर है ताकि जजों के लिए सिर्फ 5 वोटों की बहुमत से फैसला लिया जा सके। बाहरी लोगों के लिए इजरायली न्यायिक व्यवस्था की जटिलता और धीमापन समझना मुश्किल है, जबकि ये कोई तकनीकी मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने कारोबार, अपनी संपत्ति और आपराधिक दोष सिद्धियों के खिलाफ अपीलों को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता में रहते हैं। हम ऐसे फैसलों के बारे में बात करने के लिए तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो नागरिकों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये इजरायलियों के लिए मायने रखता है कि 2024 में उदाहरण के लिए सिर्फ 1 करोड़ लोगों के देश में न्यायपालिका के पास लगभग 4,75,000 मामले अभी भी लंबित थे। उस साल न्यायपालिका ने 9,30,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया और 9,11,000 नए मामले दर्ज किए। ये थोड़े बहुत अनुमानित आंकड़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले उन अदालतों में जाते हैं जिन्हें हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं, जो सबसे निचली अदालत होती है। 8 से 9% यानी 8 से 9% प्रत्येक जिला अदालतों और श्रम अदालतों में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, जो पूरे सिस्टम के सिर्फ 1% से भी कम मामलों की सुनवाई करती है, लेकिन हर स्तर पर हजारों मामले लंबित हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपीलों को औसतन 23 और आपराधिक अपीलों को 11 महीने लगते थे। सबसे जल्दी निपटने वाले मामले संवैधानिक होते हैं, जहां याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। 2019 में मूवमेंट फॉर गवर्नेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी नामक एक संगठन ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें छात्रों ने हर मामले का समय निकालते हुए 4 महीने तक कोर्ट रूम की लाइव निगरानी की थी। उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को मिलने वाली याचिकाओं में संवैधानिक याचिकाएं कम हैं, लेकिन सुनवाइयों में इनका 30% हिस्सा है। ठीक है, और ये भारत न्यायिक समय का 37% हिस्सा लेती हैं। इन मामलों में बड़ी बेंच बैठती है और ये दूसरे मामलों से ज़्यादा समय लेते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करते समय लंबित मामलों की जिम्मेदारी पूरी तरह राजनीतिक स्तर पर डाल दी जाती है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो अदालत को समझौता करने से बचने में मदद करती है। दीर्घकाल में अदालत और मंत्री का मुख्य लक्ष्य कानूनी व्यवस्था की मजबूती होना चाहिए, जिसमें फिजूल मुकदमेबाजी में कमी और परिणामों की पूर्वानुमेयता के लिए सुधार किए जाएं। न्यायपालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति के जरूरी सवाल पर मुझे लगता है अदालत की भूमिका उससे अधिक है जितना वो खुद मानती है। और ये एक मौका है कि वो मंत्री को ऐसा प्रस्ताव दे जिसे वो ठुकरा ना सके। साथ ही ये भी दिखाए कि वो इस मुद्दे की कितनी गहराई से परवाह करती है, जिसे वो अत्यंत महत्वपूर्ण बता रही है। ये प्रस्ताव संवैधानिक मामलों के लिए स्थायी अधिकार की बहाली का है। ये क्या है और क्यों जरूरी है, जानते हैं। स्थायी अधिकार उन अहम राजनीतिक मामलों पर लागू होता है जिन्हें अदालत सुनने का फैसला करती है। ये सिद्धांत सामान्य कानून की प्राचीन विशेषता है। अदालतें उन्हीं पक्षों के विवाद सुलझाती हैं जिनका परिणाम में सीधा व्यक्तिगत हित हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संघीय अदालतें केवल उन्हीं केसेस या कंट्रोवर्सी मामलों का निपटारा कर सकती हैं जिनमें असली पक्षों के बीच असली विवाद हो। सिर्फ ये सोचकर कि राष्ट्रपति ने असंवैधानिक आदेश पारित किया है, आप अमेरिकी संघीय अदालत नहीं जा सकते। इजराइल में भी कभी वही सीमा थी। राज्य के शुरुआती वर्षों में उच्च न्यायालय ने ग्रैंड रूल ऑफ स्टैंडिंग अपनाया, जो अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया था।
आपको साबित करना होता था कि सरकार ने आपका कानूनी अधिकार तोड़ा है, जिससे आपको व्यक्तिगत और मापने योग्य नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल में ये 1986 में बदल गया, एक मामले में जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है, रेसलर बनाम रक्षा मंत्री। रेसलर मामला हरेदी येशिवा छात्रों को मिली सैन्य भर्ती छूटों पर केंद्रित था। दशकों तक याचिका दायर करने की पात्रता के नियमों के कारण ये मुद्दा अदालत में नहीं आया, क्योंकि रक्षा नीति से आम नागरिकों को कोई खास नुकसान नहीं होता था। 1986 में एक रिजर्व अधिकारी, जिसका नाम यहूदा रेसलर था और एक बार संवैधानिक याचिकाएं दायर करने वाला, ने इस मुद्दे पर एक नई चुनौती पेश की और न्यायमूर्ति एहरोन बराक ने स्टैंडिंग पर अपना रुख बदल दिया। उनकी दलील थी, उद्धरण, अधिकार विवाद नहीं पैदा करता, बल्कि विवाद ही अधिकार को जन्म देता है। ऐसी समस्याओं का न्यायिक समाधान, जिनका सार्वजनिक या यहाँ तक कि राजनीतिक स्वरूप है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। मेरे अनुसार अधिकार या हित की उपस्थिति को याचिका दायर करने की पात्रता की शर्त मानना किसी दार्शनिक या नैतिक आधार से रहित है। ये कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। बराक के कई सिद्धांतों की तरह ये भी क्रांतिकारी था और याचिका दायर करने की पात्रता में बदलाव न्यायिक विचारणीयता की वास्तविक सीमा को समाप्त करने से मेल खाता था। तो रेसलर के बाद से अदालत लगभग किसी भी याचिकाकर्ता की लगभग किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उसकी नज़र में लगभग हर याचिका सुनने लगी। व्यवहार में ये कैसा दिखता है? आइए कुछ उदाहरण देखें। 2016 में अदालत ने नोबल एनर्जी और सरकार के फ्रेमवर्क समझौते को रद्द किया, जो लेवाइथन गैस क्षेत्र के विकास के लिए था, जो इजराइल की सबसे बड़ी अपतटीय खोज है। यह याचिका उन पक्षों की थी जिनका प्रत्यक्ष आर्थिक हित नहीं था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक और भू रणनीतिक समझौता था। अंततः अनुबंध को 1 साल की देरी के बाद फिर से बातचीत करके तय किया गया और उस देरी की लागत कभी पूरी तरह से नहीं जोड़ी गई। 2018 का एक प्रसिद्ध मामला सेना के बल प्रयोग के नियमों को चुनौती देता था। इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जैसे ही मुकदमा दायर किया गया, सेना ने जल्दी से अपने नियमों में बदलाव कर लिया ताकि संभावित रूप से प्रतिकूल फैसले से बचा जा सके। वो मुकदमा कई कट्टरपंथी समूहों ने सेना पर दायर किया था, लेकिन पारंपरिक लोक स्टैंडे की कसौटी पर टिक नहीं पाता। कई दक्षिणपंथियों का मानना है कि सख्त नियम 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं में योगदान देने वाले कारणों में थे। अत्यधिक सतर्क युद्ध संस्कृति के चलते अतिरिक्त जाने गई। मार्च 2024 में 5 वामपंथी इजरायली मानवाधिकार एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की कि गाजा में पूरी मानवीय सहायता पहुंचे और युद्ध के दौरान बिजली कटौती वापस ली जाए। अदालत ने 1 साल तक सुनवाई कर सैन्य कमांडरों से जवाब मांगे, फिर 2025 में इसे मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया। अन्य कई मामलों की तरह ये भी एक सवाल था जहां किसी लोकतांत्रिक न्यायपालिका ने सुनवाई से इनकार किया होता। लेकिन इजराइल के व्यापक न्यायिकता मानक के तहत भी इस मामले को केवल स्थायी आधारों पर कभी नहीं सुना जाना चाहिए था। ठीक है, आखिरी उदाहरण। प्रोफेसर मैनकम मॉल्टनर ने दस्तावेजीकरण किया है कि वर्तमान कैनेसेट सदस्यों द्वारा, जिनका मामले से कोई निजी हित नहीं है, दायर याचिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो एक राजनेता कैनेसेट में वोट हार सकता है और मूल रूप से सड़क पार करके अदालत से उस कानून को रद्द करने की मांग कर सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता आमतौर पर वामपंथी होते हैं। जैसा कि प्रोफेसर की रिसर्च में दिखा, इन मामलों को मीडिया में काफ़ी कवरेज मिली। माउंटेनर, जो खुद एक प्रतिष्ठित वामपंथी व्यक्ति हैं, ने निष्कर्ष निकाला कि जनता ने उच्च न्यायालय को, उद्धरण के अनुसार, वामपंथी मेरिट्स राजनीतिक पार्टी का एक सहायक अंग मानना शुरू कर दिया था। स्थायिता का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये अदालत के पास राजनीतिक मुद्दों पर मौजूद लीवरों में से एक है। ये बहन लोकतंत्रों में अदालतें जैसे काम करती हैं, उससे एक गंभीर विचलन है और ये सीधे तौर पर लंबित मामलों से जुड़ा है, क्योंकि अदालत अपने समय का असमान रूप से बड़ा हिस्सा संवैधानिक सवालों पर खर्च करती है, जबकि अन्य अपीलें जमा होती रहती हैं। लंबित मामलों का बोझ चिंता का विषय है, लेकिन इसका पूरा दोष राजनेताओं पर डालना सही नहीं है। अदालत को समझना चाहिए कि उसके कई लंबित मामलों का बोझ कुछ हद तक उसी का बनाया हुआ है। असल में 2019 में कोहेलेट पॉलिसी फोरम द्वारा एरॉन गैर्बर के एक अध्ययन ने 2014 से 2018 के बीच 78 प्रमुख सार्वजनिक कानून के फैसलों की जांच की और उन्होंने पाया कि लगभग 58%
ऐसे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए थे जिन्हें पारंपरिक सिद्धांत के तहत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होता। यही असली मुद्दा है। अगर अदालत उस सिद्धांत को एक बड़े फैसले के जरिए फिर से लागू करती है और पुराने मानक को स्पष्ट रूप से बहाल करती है तो मुझे लगता है कि कई चीजें होंगी। सबसे पहले, बैकलॉग पर मंत्री के सामने उसका मामला मजबूत होगा, क्योंकि अदालत अपने ही दायरे में कदम उठा रही होगी। अदालत में याचिकाएं कम होंगी, जिससे संस्थागत क्षमता बैकलॉग पर केंद्रित हो सकेगी जो आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी न्यायाधीश की विचारधारा का सापेक्ष महत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि अदालत जिन सवालों पर विचार कर सकती है उनकी सीमा सीमित हो जाएगी। न्यायिक नियुक्तियों के इर्द गिर्द फैला हुआ व्यवस्थागत भय कम हो जाएगा। मुख्य कारण ये है कि लेविन और दक्षिणपंथी सुप्रीम कोर्ट की हर सीट को अस्तित्व का सवाल मानते हैं, क्योंकि असीमित याचिकाधिकार और विचारणीयता वाला एक सक्रिय न्यायालय बेंच से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक नीतियां तय कर सकता है। अगर आप इसकी पहुंच सीमित कर दें तो वहां बैठने वाले की अहमियत भी कम हो जाती है। ये सभी लंबित मामलों का समाधान नहीं है, पर अदालत केवल 1% से भी कम मामलों को देखती है। मुझे लगता है इससे अदालत का दबाव कम होगा और साथ ही लेविन और इजरायली समाज को बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी संकेत भी देगा। ये साझेदारी का संकेत होगा उस टकराव में जहां जीत और हार की अवधारणाएं लागू नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। अगर अदालत स्वेच्छा से ऐसा करती है, इजरायली राजनीति में अपनी भूमिका स्वीकारते हुए और फिर भी केवल आंशिक रूप से पीछे हटने की पेशकश करती है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम होगा जो इजरायली समाज के उन हिस्सों में विश्वास बहाल करेगा जो इसे खो रहे हैं, साथ ही संस्था की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता को भी बनाए रखेगा। अब ये सच है कि अदालत ने अपनी बढ़ी हुई वैधता का अधिकांश हिस्सा तब अर्जित किया जब राजनीति असफल रही या उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, और हरेदी सैन्य भर्ती आज इसका सबसे स्पष्ट और सबसे दर्दनाक उदाहरण है। हरेदी गठबंधन पर निर्भर सरकारें वर्षों तक इस मुद्दे को नहीं उठाती थीं और समानता के वादों का उल्लंघन करती थीं क्योंकि राजनीतिक कीमत ज्यादा थी। अदालत ने हस्तक्षेप किया और यही आक्रामक दृष्टिकोण की मुख्य वजह है जिसे अब युद्ध से थकी जनता का बड़ा हिस्सा समर्थन करता है। अगर अदालत लोकल स्टैंडिंग को सीमित करती है तो ये सवाल फिर से उसी राजनीतिक व्यवस्था के पास चला जाएगा जो पहले भी असफल हो चुकी है और फिर से असफल हो सकती है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, पर मानती हूँ कि ये प्रक्रिया इजराइल के लिए जरूरी है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे पता है कि उसके न्यायाधीश हमेशा उसके गलतियों को कहें तो ठीक कर देंगे। उसके पास समझौता करने का कठिन काम करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। एक अदालत जो सामाजिक नीति पर विधायिका की जगह फैसला देती है, वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका मुख्य कार्य अपने अधीन कर लेती है। इजरायली लोकतंत्र के कठिन सवालों पर बहस राजनीति में ही होनी चाहिए, और यही एकमात्र जगह है जहां अंततः समझौता संभव हो सकता है। हाल ही में एक विस्तारित पैनल के सामने बहस किए गए एक महत्वपूर्ण मामले में वकील डेविड पेटर ने अदालत की तुलना ग्रीक शिकारी एक्टायॉन से की, जो पौराणिक कथाओं में है। उसे एक प्रतिशोधी देवी द्वारा हिरन में बदल दिया गया था और फिर उसके अपने ही कुत्तों ने उसका शिकार किया था। तो डेविड पेटर ने अदालत की तुलना एक्टायॉन से की, मूल रूप से कहा कि अब शिकारी नहीं बल्कि अदालत अब हिरन है। जब अदालत राजनीतिक क्षेत्र में जाती है तो उसे राजनीतिक अभिनेता मानने पर हैरान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तर्क में कुछ दम है, लेकिन इस मामले में मैंने वास्तव में इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। आज अदालत राजनीतिक मैदान में है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, और इसी कारण से मुझे लगता है कि उसे वो करना चाहिए जिसे मैं राजनेतृत्व का कार्य कहूंगी। ये अपनी वास्तविक संस्थागत शक्ति के बल पर फैसला कर सकती है कि वो अपनी अदालत व्यवस्था और देश की भलाई के लिए एक सीमित आत्मसमझ की ओर लौटना शुरू करे। ईरान समझौते के विपरीत ये पूरी तरह से हमारे हाथों में है। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी।